जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, आप पीछे देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप थोड़ा पैसेंस के साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है वो सारे MIQ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी बच्चे पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तभी ना कुछ सीखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जिसका पहला नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एंड पहला क्वेश्चन यहां लेकर आए हैं आपके लिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में आप देख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो, भौतिक गुणों में परिवर्तन का अर्थ होता है बच्चों कि उसके टेक्सचर बदल जाएंगे, उसके रंग रूप बदल जाएंगे, लेकिन उसके जो गुण है ना कभी नहीं बदलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण होना, फलों से सलाद बनाना, मक्खन से का बर्तन में पिघलना, ये सभी जो हमारे हैं भौतिक परिवर्तन हैं। लेकिन इन परिवर्तनों के बीच सबसे जो प्रचलित आपका उदाहरण है वो है जल। आप सभी जानते हैं कि जल से हम लोग क्या बनाते हैं, जल को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, और फिर बर्फ को जब हम गर्म करते हैं पिघलकर पुनः द्रव बन जाता है, और उसी द्रव को जब पूर्ण रूप से गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो वही जल जो है वाष्प बन जाता है, और पुनः उसी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो पुनः द्रव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। आप देखें कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन था, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना। तो बताइए बच्चों, क्या आप कभी भी दूध से दही बना लिए और आपके दोस्त कहे, ए भाई हम तो तुम्हारा 5 लीटर दूध दिए हैं, तो ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा हमको दही दिया और हमारा 5 लीटर दूध को तुम दही बना दिया, ये हमारा जो है दूध जो है पुनः वापस करो। तो क्या पॉसिबल है कि वह दही पुनः दूध में परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह दूध जब दही बन जाता है तो दही ही रहेगा। लोहे पर जंग लगना, आप देखते हैं कि जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का क्षय हो जाता है, बल्कि पुनः लोहा अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड का बनना, लकड़ी और कागज का जलना, जो चीज जल जाएगा वह पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, अगला क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला प्रश्न है बाबू। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझ रहे हो? रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम यही है, किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो तत्व आपस में रिएक्शन करेगा ना समझे, जब दो चीज आपस में मिलेगा तभी नई चीज बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि कोई बचवा क्या किया है, पानी लाया है, और कोई चीनी,
गर्मी के दिन में देखते हैं कि क्लास में कोई बच्चा चीनी लेकर आएगा तो कोई ठंडा पानी लेकर आएगा। अब क्या करेगा, ये चीनी और पानी को मिला के क्या बनेगा, शरबत बनेगा। तो आपने क्या किया, चीनी और पानी को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जिसका नाम शरबत पड़ा बाबू। ठीक है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया गया, और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिला तो HCl बनाया। क्या बनाया, HCl बनाया, अम्ल बनाया। एक उदाहरण हम और लेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण है आपका जल। जैसे कि H2 को हम रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ में तो क्या बनता है, H2O बनता है बाबू। क्या बनता है, H2O बनता है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिला। ठीक है, आगे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है भोजन का पाचन। अब भोजन का जो पाचन करते हैं वह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही तो है। श्वसन ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है बाबू। मैग्नीशियम फीते का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया में आता है। और दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया तो बिल्कुल आप समझ रहे हो। भोजन को पकाने की प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर गिना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर लिख देते हैं H2 प्लस का O2 लिख दिए। ठीक है, और ये बीच में वो तीर दे दिए हैं और ये बीच में लिखे, हम यहाँ क्या लिखें, H2O लिखें। आपको एक बात हम बताएं, H2O जो है हमारा असंतुलित रिएक्शन है, बल्कि इसे संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करेंगे, तो एक रो पास 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो 2 दूनी 4, आई 0 का गुना जब हो जाएगा ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 गुना 1 होगा तो 2 हो जाएगा। तो बैलेंस करना सिखाएंगे, अभी थोड़ा वेट करिए। फिर इतना जान लीजिए कि आप जो देख रहे हैं इस साइड में, ये साइड में जो देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, यही आपका अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। और ये जो आप देख रहे हो यही आपका प्रतिफल है। अभिकारक का मतलब है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हो या तत्व हो, पदार्थ हो या तत्व हो, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। 2 नंबर का प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ध्यान से सुनिए कितना हल्का है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और बाबू एक और प्रश्न यहां पर आ गया है आपके सामने कि प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो प्रतिफल का बात तो वही ना बताएं अभी। जैसे कि अभी H2 आप प्लस का Cl2 को रिएक्शन कराएंगे तो HCl बन जाएगा, तो है ना, बैलेंस कर दिए 2 लगाकर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये साइड में जो आपका है ये पूरा का पूरा अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। और जबकि ये वाला भाग जो प्राप्त होता है, नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो प्रतिफल कहलाता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। समझ गए ना, इससे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। एंड अगला पॉइंट आपका आता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं बाबू, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ना समझे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है। समझ गए, बिना भाग लिए वेग को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन लाने का दम रखता है उत्प्रेरक। समझ गए ना, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित कर देता है,
उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। इधर आप देख रहे हो कि तीर के निशान के पीछे अभिकारक है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ तत्व होगा वह हमारा उत्प्रेरक तत्व होगा, और बाकी इधर जो आपको तीर के बाद जो प्राप्त होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे ही उत्पाद कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है ना। एक बात इससे याद आता है उत्प्रेरक से, जैसे गांव समाज में कभी कभी दो दोस्त आपस में अच्छा दोस्त जो होता है लड़ जाता है, बीच में वो मजा लेने रहता है, और बीच में वो क्या करेगा, चुट्टी काटेगा। तुमको ऐसे बोल दिया जी, हाँ तुमको ऐसे बोल दिया। एक दूसरे को क्या करते हैं, उग्र करने का काम करते हैं। किसी को शांत करने का काम करेगा तो किसी को उग्र करने का काम करेगा, यानी झगड़ा बढ़ा देगा। और जब पूछिएगा झगड़ा कैसे हुआ, जबकि झगड़ा लगाने वाला वही था, और जब पूछिएगा झगड़ा कैसे हुआ बउआ, तो कहेगा हमरा नहीं पता, हम नहीं जानते हैं झगड़ा कैसे हुआ। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर मिलते हैं तो उन व्यक्तियों को उत्प्रेरक श्रेणी में रखा जाता है, जो कि झगड़ा को बढ़ा दे या घटा दे। मतलब इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करने का जो काम करता है वो एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। बिना भाग लिए दो लोग लड़ जाएंगे लेकिन आपस में उसको कोई क्षति नहीं हो सकता है, उत्प्रेरक वही चीज होता है। समझ गए ना। चलिए हम चलते हैं अगला पॉइंट पर अब, कि रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रकार है। अब पहला आता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन, ध्यान से सुनिएगा, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन का मतलब है बाबू मिलना। जब दो चीज आपस में मिलता है ना तब एक नया पदार्थ बनता है। समझे, दो चीज जब आपस में, या दो पदार्थ दो तत्व आपस में मिलेगा तब ना नया पदार्थ बनेगा। तो इसी दो नए तत्वों का मिलना, दो पदार्थों का मिलना क्या कहलाएगा, अरे बाबू संयोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलना, याद रखिएगा क्या होता है, मिलना। दो पदार्थ को मिला दिया, संयोजन हो गया। क्या हो गया, संयोजन हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सी यानी कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये दो तत्व जब आपस में मिला तब ना एक नया यौगिक बना। समझ गए ना, ये यौगिक कहलाएगा। तो ये यौगिक बना। तो इस प्रकार से हम इसे कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अगला वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना, अब वियोजन का मतलब भी टूटना। जब दो चीज टूटेगा तो अब समझिए कि उसका टूटने से भी दो जो पदार्थ बनेंगे उनका भी अर्थ होना चाहिए। ये ना कि तोड़ के कुछ और बना दिया, वो नहीं होगा। उसका भी अर्थ होना चाहिए, टूटेगा भी लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। समझ गए, जब एक यौगिक टूटकर दो पदार्थ बनाएंगे और वो दो पदार्थों का गुण भी भिन्न होना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा गया, इसको कहते हैं अपघटन। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आ जाएगा अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे जब किसी यौगिक को तोड़कर दो भिन्न उन गुण वाले यौगिक बनाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के बाद जो है कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस प्रकार से हमारा ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को
केवल संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहले बताया ना कि सभी पहले जो समीकरण लिखा जाता था, मतलब जिस पहले जो रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाता था वो पहले शब्दों में लिखा जाता था, फिर शब्दों के बाद संकेत आ गया। तो ये संकेत जो होते हैं, संकेत एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखो, अब तराजू है, अब तराजू को जब किसी वस्तु तराजू पर किसी वस्तु को वजन करते हो तो देखते हो ना, बटखरा का और वस्तु का दोनों का वजन समान होता है, तभी ना कहते हो भैया 1 किलो हो गया, और नहीं तो कहीं आपके तरफ डाउन रहेगा तो जो दुकानदार है वो निकाल लेंगे, और आपके तरफ अगर बटखरा के तरफ डाउन रहा तो आप कहेंगे भैया और चढ़ेगा, चढ़ा दीजिए। जब तक बराबर दोनों नहीं हो जाता है तब तक आप सामान नहीं खरीदते हो और न दुकानदार आपको देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर दिख रहा है ना, तीर बीच वाला, एकर ई साइड वाला, इस सब को जोड़िएगा तो इस सब का जो अपना जो नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, ये बराबर होना चाहिए। पीछे वाला का भी परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए हम जोड़ते हैं, देखिए इधर दिया है मैग्नीशियम Mg, ठीक ना, एक गो है बाबू, यहाँ पर एक गो है, अच्छा एगो है, कोई बात नहीं, तो इधरों एक गो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ 2 गुना 1, आप देख सकते हैं 2 गुना 1, तो यहाँ क्या हो 2 गुना हो गया, तो यहूँ तो 2, और यहाँ पर भी तो क्लोरीन 2 गो है, 1 गुना 2 तो 2 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है। उसके बाद आपके पास आता है हाइड्रोजन, तो 2 गुना 1 2 हो गया, और यहाँ पर भी 1 गुना 2 तो 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि यहाँ पे रासायनिक जो समीकरण हैं उनके दोनों तरफ अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होगा, तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे। यानी प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जितना मैग्नीशियम होगा उतना ही इधर मैग्नीशियम होना चाहिए, जितना क्लोरीन इधर होगा उतना इधर होना चाहिए, और जितना हाइड्रोजन इधर होगा उतना इधर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एगो है तो यहाँ पर भी एगो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो तो यहाँ 2 गो, यहाँ क्लोरीन क्या गो? 2 गो है ना, 2 गुना 1 तो 2, और यहाँ पर भी 2 गुना 1 तो 2 हो गया। अब से जल को देख लीजिए, अभी कुछ देर पहले इसको बैलेंस करके बताए थे आपको। जल जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक अभिक्रिया कराता है तब जाकर जल बनता है, लेकिन बैलेंस करना तो जरूरी है ना। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया ना, और यहाँ पर 1 गुना 2 तो 2 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 गुना 1 तो 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आता है असंतुलित या कंकाली। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंकाली दे देगा तो कंकाल लिख के नहीं आ जाइएगा। कंकाली का मतलब होता है असंतुलित। क्या होता है? असंतुलित। तो असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न ये 2 नंबर का आता है। देखिए बहुत ही सरल है। जैसे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है, तो क्या कहलाएगा? वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहां पर 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2, तो ये दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो HCl बनाया ना जी। तो HCl में देखिएगा हाइड्रोजनो एगो है और क्लोरीनो एगो है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं हुआ। जब बैलेंस नहीं होगा इसे क्या कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। समझ गए ना? जीवन में बैलेंस बना के चलना बहुत ही जरूरी है, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। ठीक, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? प्रश्न ये भी आता है सर, आप भी बता दिए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अरे थोड़ा ये तो बता दीजिए कि क्यों किया जाता है। तो सुनो ध्यान से,
किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। समझ गए ना? आपको कुछ देर पहले बताया कि द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। यहां पे ना नष्ट होता है ना उसका उत्पत्ति होती है, जिस कारण से जितनी भी परमाणु या अणु या ऊर्जा होता है वो संरक्षित रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण कहता है बाबू, जब हम कभी खत्मे नहीं होंगे, विनाश नहीं होता है, हमारा नष्ट नहीं होता है और नहीं उत्पत्ति होता है, तो ना घटना चाहिए और नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी तुम बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी करो वो अलग तत्व है, लेकिन ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। और द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम को पालन करता है उसी के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। एक प्रश्न और आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हीट एंड ट्रायल विधि। बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हीट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? हीट एंड ट्रायल, वाह, ये पूरा हीटे है जी। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। समझ गए? अरे नहीं समझा, फिर से समझो। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि, अभी बताया ना संतुलित कैसे करते हैं, भूलना नहीं है। जो बताते हैं वो सीखते जाना है। अब भूलिएगा कहीं तो झूलिएगा। समझ गए? तो एकदम बरकरार रहना है, बने रहना है आपको। जब बने रहना है तो खुट्टा गाड़ के खड़े रहना है। समझ गए? एकदम बने रहिए, वीडियो में देखते चलिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, एकदम नया नया क्वेश्चन आएगा। एकदम देखते हैं, हीट एंड ट्रायल एकदम हीट क्वेश्चन है। अरे देखो बाबू ध्यान से, हम लोग फिर से आते हैं, फिर समझो ध्यान से इसको कि क्या कह रहे हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदल देते हैं बाबू। जैसे देखो, तुमको हम करके दिखाते हैं। समझ गया ना कैसे? सबसे अच्छा बात उदाहरण यही है ना रे बाबू, कि जल को, जल बनाने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम से दोनों को मिला देना है ना, समझे? और दोनों को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? अरे बाबू थमो, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ए सर जी, ये तो बैलेंस से नहीं हुआ है। काहे कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हमको यहाँ पर दिख रहा है कि कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन का 2 किधर भेज दिए हैं? ऑक्सीजन रो रहा है। ए बाबू रो नहीं तो रो 2 देते हैं, तो 2 इसको यहाँ लगा दिए, इसको 2 लगाए तो यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, और हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हुआ, ऑक्सीजन 2 एक 2 हुआ। इधर तो बैलेंस कर दिए। अभी हाइड्रोजन कहता है बाबू इधर 4 हुआ, इधर कैसे? तो मास्टर साहब तो रो 2 देगा। देखो, और 2 दूनी 4 हो गया तुम भी, और 2 दूनी 4 हो गया तुम भी, तो 4 4 का जोड़ी मिल गया ना। ये जो बैलेंस करते हैं ना, ये जो बैलेंस आप कर रहे हो, इसी संतुलित को, इसी बैलेंस करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो छेपने का अर्थ होता है बाहर निकालना, ले लेना। जैसे कि कोई बोझा लेकर आया, अब बोझा लेकर आया और बोलेगा कि छेपिए जरा सा, इसका मतलब है इसका बोझवा लेना है, ये नहीं कि 2-4 गो और ईटा रख देना है। कभी कभी भट्ठा पे काम करता है तो वो कहेगा, ईटा जब लेकर आएगा ना तो कहेगा छेपिए, तो वहां पे जो मेन कारीगर होता है वो छेपता है, मतलब कि उसके ईटा को लेता है, जिससे क्या होता है कि उसको कहते हैं लेना, निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है, यहां पर ऊष्मा का बाहर निकलना होता है। ठीक है ना, ऊष्मा का बाहर निकलना होता है। जैसे कि देखिए ध्यान से, जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन, का मतलब क्या? उत्सर्जन बाबू, बाहर निकलेगा, बाहर ऊष्मा बाहर निकलेगा, उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, कभी जल में चूना दीजिएगा ना तो खोलने लगेगा, और उसके बाद जो है वो गर्म हो जाता है। अरे छोड़ो वो सब बात, घर में कपड़ा वपड़ा धोते हो ना जी? अरे मम्मी धोती है, तुम तो धोता नहीं होगा। अच्छा धोती होगी तुम लोग, ठीक है।
मान लेते हैं कि धोते हो तो कभी सरफ पानी हाथ से घोरा होगा, और जब घोरा होगा तो हाथ कभी फील करना, महसूस, ये हुरमुट की तरह रखेगा हाथ तो नहीं होगा, एकदम फील करना, कोमल कोमल हाथों में फील होगा बाबू कि एकदम पानी जो है गर्म लग रहा है। कैसा लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो गर्म काहे लग रहा है जी? सरफ और पानी को आप मिलाए, अब पानी गर्म लगने लगा। अरे बाबू पानी गर्म इसलिए हुआ कि जब वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई ना तो उष्मा बाहर निकला। उष्मा क्या हुआ? बाहर निकला, जिसके कारण से हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एगो और देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, दूसरा दोनों गैस है, हाइड्रोजनो गैस है, ऑक्सीजनो गैस है, और हाइड्रोजन और गैस का जब रिएक्शन होता है तो जल बनता है, लेकिन जल बनने के साथ साथ में उष्मा भी बाहर आता है बाबू। इसी को हम लोग बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब एगो देखो, एगो छेपने वाला होगा तो एगो शोषण करने वाला भी होगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण का मतलब समझते हैं? अवशोषण मतलब पूरे सोख जाएंगे, हर दर्द को एकदम से घोट जाएंगे, कभी बाहर नहीं आने देंगे, चेहरे की मुस्कान से आप महसूस नहीं कर पाएंगे, उसे कहते हैं शोषण। समझ गए? जैसे देखो और समझो, गर्मी का दिन आ रहा है और आप सब दौड़ दौड़ के आइएगा, अब मम्मी हमको पिलाओ क्या? ग्लूकोन डी। मम्मी एनर्जी खत्म हो गई, अभी शिवरात्रि में सब सहेगा और एकदम से सब शरबत पर शरबत, शरबत पर शरबत सब पिएगा, है कि नहीं है? तो शरबत जो पियोगे, ये बात जान लो बउआ, उस शरबत पीते हो, पानी में जब चीनी घोलते हो ना तो पानी मीठा के साथ साथ में ठंडा भी होता है। तो वही प्रकार से जब ग्लूकोज, गर्मी के दिन में जब ग्लूकोज घोलते हो तो पानी ठंडा के, जब मीठा होता है ना साथ साथ में ठंडा भी होता है, और गर्मी के दिन में गर्म पानी पी नहीं सकते हैं, इसी कारण से ग्लूकोन डी घोल के पीते हैं ताकि पानी जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाए, पीने योग्य हो जाए और एनर्जेटिक हो जाए। समझ गए ना? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिन में पानी लाएंगे, अब ग्लूकोन डी घोल के अब फट से पी जाएंगे ताकि एनर्जी फुल रहेगा। एनर्जी फुल रहेगा तब ना पढ़िएगा मन लगा के, यानी कि पढ़ना है तो बाबू मन लगा के खाना भी है। अब देखो, एगो विस्थापन या एकल विस्थापन, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है बाबू। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित समझते हो? अलग कर देगा। कभी दोस्त को दोस्त से ना मिलाया करो, वरना जलन के साथ कहीं अलग ना कर दे। बात को समझ रहे हो ना? अरे मुस्कुराहट तेरा बता रहा है कि तुम समझ रहे हो। अच्छी बात है, सब सियान हो गया है बुआ। देखो, विस्थापन का मतलब होता है अलग कर देना। आजकल बुलेट वाला आएगा तो साइकिल वाला को कौन याद रखेगा? समझ गए ना? इसलिए बाबू ध्यान दो कि अधिक क्रियाशील जो तत्व हैं, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे आयरन जो है ऐसे बाबा जी के ठुल्लू को तरह देख रहा है, क्या कर रहा? कॉपर सल्फेट। कहता का रे भैया तू ना मानेगा रे। कौन बोल रहा है? आयरन। ए बाबू थारो जैसा तू काहे बीच बीच में भटकता है जी? बच्चा सबको पढ़ने नहीं देगा का? ए सर जी ये सब काहे हो रहा है वो? बच्चा सब कितना ध्यान से पढ़ रहा है, आई बीच बीच में भटक जाता है। बाबू भटकना नहीं है, सुनो फिर से, देखो ध्यान से, कितना मस्त है क्वेश्चन। 2 नंबर का पूछेगा, जब पूछेगा तो बाबा जी ठुल्लू नहीं लिखना है, आयरन लिखना है। ये भले देख रहा है, उसे कहने का मतलब है कि आयरन जो है ये कॉपर को देख रहा है और कॉपर को कह रहा है भाई का हाल है वो। धीरे धीरे दोस्ती हुआ और कॉपर क्या किया, जो ये आयरन क्या करता है कि कॉपर सल्फेट में से इस सल्फेट को कहता है बाबू इधरे आ जाओ, अब बेचारा कॉपर को अलग कर दिया। क्या समझे? यानी कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित। तो आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, आयरन जो है अधिक क्रियाशील तत्व है और
कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये क्या हुआ, आयरन जो है कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया। तो बाबू रो आर दोस्तों से मिलाओ, देखो क्या हाल होता है। तो आयरन कॉपर सल्फेट से क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया। तो बाबू ध्यान दो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर भी देख लीजिए, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कॉपर, यहां भाई Ag सुनते हैं जी, बोला Ag नहीं है, ये सिल्वर है। Ag नहीं पढ़ना, Ag तो पढ़वे करते हैं, लेकिन Ag का मतलब यहाँ सिल्वर है, चांदी है, समझ गए। तो ये सिल्वर नाइट्रेट में Ag लगल था, इसको क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट, ये Ag को बाहर कर दिया, कौन, कॉपर, यहां खुद बाहर हुआ और यहां दूसरे को बाहर कर दिया। ये खेल रासायनिक अभिक्रिया में चलते रहता है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देते हैं, यहां पर एक आयनों का आदान प्रदान होता है, एगो इधर से उधर जरूर होगा, ठीक है, यानी उसके यौगिक से विस्थापित एक तत्व होगा, ठीक है, यानी कि आयरन कॉपर हो जाएगा चाहे सिल्वर हो जाएगा, कोई एक ही को विस्थापित होता है, उसे एकल विस्थापन कहते हैं। जब एगो विस्थापित होगा ना तो क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखो, द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जहां द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक, एकल में क्या था, एगो इधर से उधर हो रहा था, समझ गए, और यहां पर तो बाबू दू को एक्सचेंज हो जाता है। जैसे देखिए ध्यान से, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक आयन जो थे, एक आयनों का आदान प्रदान होता है। एकल विस्थापन में एक आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वहीं दूसरी और आप ध्यान से सुनेंगे तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में यहां पर दो आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे हम लोग दो नए यौगिक का निर्माण होता है, और हम लोग क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और ध्यान से, ये अभिक्रिया जब आपको बता रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि बताओ बाबू, रिएक्शन लिख देगा और पूछेगा कि बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पेशेंस के साथ। एक खाली रील देखने चक्कर में रहता है, अरे पेशेंस रखिए न जी, सीखना है तो थोड़ा समय देना होगा, और समय नहीं दीजिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, सिंपल सी बात है। तो समय दीजिए और सीखिए। अरे इतना मजेदार मजा आ रहा है, देखो अभी सुनो, कहानी एक सुनाते हैं तुमको। सोडियम क्लोरीन जो है एक अलग यौगिक है, सोडियम क्लोरीन, यह सिल्वर नाइट्रेट है। अब ये दोनों भाई क्या करता है कि आपस में एक दो आयनों का आदान प्रदान, एक आयनों का मतलब यहाँ अपने जो आदान प्रदान देख रहे हैं कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, कि अपने आयन को आदान प्रदान करेगा। जैसे देखो XY है, उधर AB है, XY और AB, X चला जाएगा B के पास और Y चला जाएगा A के पास, ना समझे। अरे एक्सचेंज ऑफर, आज तुम्हारा दोस्त मेरा, मेरा दोस्त तुम्हारा, समझ रहे हो ना, वही वाला हाल है। तो यहां पर X चला जाएगा B के पास, याद रखिएगा, X चला जाएगा B के पास और Y चला आएगा A के पास। इस प्रकार से यहां पर दो आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि सोडियम क्लोरीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, तो सिल्वर क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन जो है सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है बाबू। ये बस हम जानते हैं कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है,
तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात जहां ऑक्सीजन का योग होता है हाइड्रोजन का वियोग होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा हाइड्रोजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा, उसे हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है बाबू, ठीक है ना। एंड चलते हैं अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है। इसका मतलब है जहां हाइड्रोजन का योग होगा ऑक्सीजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा ऑक्सीजन का वियोग होगा, जहां ऑक्सीजन का वियोग होगा उसे अवकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अवकरण कहेंगे, चाहे अब अपचयन कह सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वियोग, मतलब कि त्याग दिया जा रहा है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl हमारा क्या है? अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? भस्म है। जब हमारा अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है बाबू। आई हमारा NaCl क्या है? नमक का सूत्र है ना, और लवण भी बोलते हैं, और नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में NaCl। तब याद रखिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाएगा। यानी लवण हमारा कौन हो गया? NaCl, और जल हमारा H2O। जब बनाता है उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो पोटेशियम सल्फेट प्लस जल बनाता है, पोटेशियम सल्फेट प्लस में जल बनाता है। ये हमारा क्या हो गया? लवण हो गया प्लस जल हो गया। इस प्रकार से हम इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, वह अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है, और जब जल में नहीं घुलता है उसे अघुलनशील कहते हैं, उसे अपक्षेप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। और अपक्षेप प्राप्त करने की जो विधि होती है, अपक्षेप तत्व प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे ही अपक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराया गया तो ए बाबुआ देखो यहां पर सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। यहां पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? एक प्रश्न बन जाता है यहां पर। ऐसे रिएक्शन लिख दिया जाएगा और नीचे 4 गो ऑप्शन रहेगा कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है यहां पर, ठीक है। ध्यान से सुनिए,
ए बाबू सोडियम क्लोरीन है यहाँ पर, ये देखो ई हमारा क्या किया, जो Ag है Ag चला गया सिल्वर के पास, सॉरी क्लोरीन के पास, Ag जो है आ गया क्लोरीन के पास, कि बना दिया सिल्वर क्लोराइड, क्या बनाया सिल्वर क्लोराइड। दूसरी चीज हमारा जो सोडियम था वो चला आया किसके पास, नाइट्रेट के पास। तो नाइट्रेट के पास जब इसे आता है तो ये बनाता है सोडियम नाइट्रेट, क्या बनाता है सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हो यहां पर दो आयनों का आदान प्रदान हुआ है, दो आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और अवक्षेपण आपको बता ही दिए हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल, संक्षारण से कहते हैं जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ए बाबू, लोहा को पेंट नहीं करोगे तो ऊपर से शीत गिरेगा, और उसमें शीत में सब तरह का ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। इन सभी तत्व क्या करते हैं, खास करके सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। वहां पर जल है, ये है, और सब साथ मिलकर रिएक्शन करेगा। एक के दिन में नहीं करेगा, धीरे 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 करते जाएगा, और आप देखिएगा कि लोहे का रंग बदलता जाता है। और जो लोहे का रंग बदल रहा है, लोहे पे जो जंग लग रहा है, वो जंग लगने का जो विधि है उसी को तो संक्षारित करने की होता है, उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और जब हम लोहे को जंग लगने से बचाते हैं तो संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वही आ गया, एकदम से पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताइए। अरे बाबू, इतना हल्का प्रश्न पूछेगा तो बच्चा सब तो एकदम पूरा फुल टॉस मार देगा जी। लोहे को पेंट कर देंगे, और क्या करेंगे, और नहीं पेंट फेंट मिलता है, अरे ग्रीस उठा के घस दीजिए न जी, कि ताकि उस पर नमी नहीं आए। जैसे नमी नहीं आएगा, नमी से दूर रखिएगा, अभिक्रिया करेगा ही नहीं, और जब नहीं करेगा तो काहे जंग लगेगा। समझ गए ना। इसलिए देखते हैं गाड़ी सब में क्या करता है, ग्रीस देता है। गाड़ी सब देखते हैं ना जी। आप ग्रीस नहीं दीजिएगा, पानी में रोज धो रहे हैं, चकाचक कर रहे हैं गाड़ी को, तो दूसरे दिन खंडर की तरह चों चों आवाज करेगा। तो ये कैसे आवाज होता है जी, अरे बउआ ओकरा में पानी में दिया है और लोहा जो हाँ जंग लगने लगा है, खराब होने लगा है, उसमें ग्रीस दो, तेल दो, वो खराब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, और चों का आवाज भी नहीं आएगा। तो मजा लेना है तो बाबू ध्यान देना है। समझ गए, बैठे बैठे मजा नहीं मिलेगा, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं, बड़ा मस्त क्वेश्चन है बाबू। किसी तेलीय या वसायुक्त पदार्थ को खुले वातावरण में रहने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करके दुर्गंधित स्वादहीन हो जाता विकृत गंधिता कहलाता है। ए बाबू, गर्मी का दिन आ रहा है ना, और मम्मी लोग बनाएगी खाना, क्या होगा, सुबह बनाएगी, शाम होते होते खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा तो गंध आएगा। दूर से कहिएगा मम्मी ये तो खट्टा महकता है जी, ये खराब हो गया, हम नहीं खाएंगे। अरे बताओ कैसे तुमको महका, वो जो क्या किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर गया। इसीलिए फ्रिज बनाया गया है ना। अब फ्रिज में खाना रख दीजिएगा तो क्या होगा, अरे ऑक्सीजन से संरक्षित हो जाएगा ना, वो मतलब बच जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो खाना कुछ घंटे, कुछ दिन तक सुरक्षित रह सकता है। और जब सुरक्षित रह सकता है तो उसे हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली बाबू, हम लोग खाना जब खाते हैं, गरम गरम खाना का स्वाद ही अलग होता है, ठंडा खाना का स्वाद ही अलग होता है। ये स्वादहीन हो जाना मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपकी जीभ पर वो उसका स्वाद ही नहीं आएगा, खाना का स्वाद नहीं आता है, मतलब वो रिएक्शन करके खराब ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ठंडा खाना होता है उसका कोई स्मेल नहीं होता है, मतलब क्या कह सकते हैं, उसको आप दूर से नहीं स्मेल कर सकते हो, नहीं थोड़ा सा उसको गैस कर सकते हो भाई कौन सी खाना। लेकिन गर्म खाना अगर कहीं पड़ोसी के घर में बन रहा है ना, ये गैस कर लेते हैं, आज तो इसके यहाँ ये बना है, काहे गरम गरम का जो है ना वो हवा के माध्यम से, हवा के अणु जो हमारे गैस हैं
वायु के अणुओं में मिलकर हमारे तक विसरण होकर पहुंच जाते हैं इसीलिए। और ठंडा खाना में वो गुण होता नहीं है, इसी कारण से ठंडा खाना क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधता उसे बोलते हैं जो वसा युक्त पदार्थ खुले वातावरण में रहने से खराब हो जाती है, स्वादहीन हो जाती है, दुर्गंधित महकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। दहन से क्या आप क्या समझते हैं, दहन समझ रहे हैं, दहन वही आग लगाने वाला, एगो आग लगाएगा एगो आग बुझाएगा। तो किसी पदार्थ की ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन जैसे होलिका दहन होता है ना जी, क्या करते हैं, जला देते हैं ना, और उसकी ऐसे ही जल जाएगा। ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, आग तभी जलता है जब ऑक्सीजन वहां पर उपस्थित होता है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तो नहीं जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई आग जलता है, समझ गए। और जो आग जलाइएगा तो प्रकाश होगा, समझ रहे हैं ना। और जब प्रकाश होगा तो उसी आग जलाने की जो विधि है जहां से प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, इन सभी प्रक्रिया को ही तो दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाते हो ना, तो सब क्या है, दहन है। देखो असदल लेपन किसे कहते हैं, ठीक है, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे यस्तत लेपन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, यस्तत लेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सके। सर जी खाना खराब नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी है जैसे हॉस्टल समय बचा रहता है ना, तो दिने बना लिया तो रात सिर्फ रोटी बना लेंगे, सब्जी रहेगा दिन का ही घींच देना है, समझ गए ना। तो लेकिन कैसे बचाना है जैसे इसे सीखना पड़ेगा ना, तो पढ़ना पड़ेगा जी, बिना पढ़े कुछ सीखिएगा कैसे। देखिए प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करना है, ऐसा हमें बर्तन ढूंढना है जिसमें कि ऑक्सीजन का संपर्क ना हो। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना है जहां भाई वायु का संपर्क दूर करना है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी नाइट्रोजन गैस, आप देखिए हैं प्रश्न यहीं पर से आ जाता है कि चिप्स, जो कुरकुरे वगैरह चिप्स खाते हैं ना जी, वो प्लास्टिक में, उसके प्लास्टिक में कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। अगर फटा हुआ चिप्स का पैकेट होगा तो वो देखिएगा स्वाद बड़ा खराब हो जाएगा, एकदम हाइजेनिक हो जाता है, उसको नहीं खाना है, समझ गए ना। तो ध्यान से समझिए कि जो चिप्स होता है वो चिप्स के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, और शीतलन द्वारा। ओके बच्चों, तो आप लोग देखें अभी कि हम लोग रसायन शास्त्र का पहला लेसन पूर्णतः से समाप्त कर चुके हैं, और इसके जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, कुछ रिएक्शन बचे हुए हैं, उन रिएक्शनों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक यू।